वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी कुव्वत से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स की कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार पोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के आज के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज मुलाकात, बात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम हस्ती के साथ जिसने अपने हुनर से, अपनी कलम से, अपने लुफ्त अंदोज़ करने वाले अंदाज़ बयां से और अपनी क्रिएटिव थाट प्रोसेस से एक ऐसी मिसाल पेश की कि अपनी लीगेसी का परचम भी लहराया और अपने चाहने वालों को लगातार लुफ्त अंदोज़ कर रही हैं। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। कोई और नहीं, ये हैं सहर जमा। जब भी बेटी ने कहा हंसकर अलविदा, मुझको लगा ऐसा कि फरिश्तों ने दुआएं दी हैं मुझे। बेशक बेटियां घर की रौनक होती हैं। अक्सर लोग बेटियों की विलादत पर मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब बेटी सहर जमा जैसी हो तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। सहर जमा ने जो भी काम किया बेहतरीन किया और माशरे को नई रोशनी दी। बेहतरीन सहाफ़ी, न्यूज़ एंकर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना लोहा मनवा चुकी सहर जमा का ख़ानदान भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अपने ज़माने के मशहूर गुलकार और अपनी मखमली आवाज़ से लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाले तलत महमूद की नवासी हैं। सहर जमा ने अपने नाना तलत महमूद के ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसे लोगों ने बहुत सराहा भी है। यूं तो सहर जमा का सफर बहुत लंबा और शानदार है, लेकिन अभी वो न रुकी हैं और न थकी हैं। आइए जानते हैं सहर जमा की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में। नहीं, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरती के साथ मेरा तारुफ कराया, तो इसका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। जी, ये कहा जा सकता है कि जो काम आपने अब तक किए हैं जी, उनकी खूबसूरती इस कदर है कि वो आपको सरबोर करती है और हौसलों की उड़ान में वही शख्सियतें आती हैं जिन्होंने की ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किए और कुछ अचीवमेंट्स हैं उनकी, तभी वो हौसला उनके अंदर रहा, तभी ये मंच और मुकाम है। मुझे भी बहुत इज्जत और फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके साथ इस मंच को शेयर करते हुए। चलिए, जैसा आप कहें। वो 25 साल का सफ़र शुरुआत करते हैं। 25 साल का एक बहुत ही कहें कि उतार चढ़ाव भी होंगे, क्योंकि हौसले तो वहीं तभी ज़रूरत होती है हौसलों की जब उतार चढ़ाव आते हैं। और सभी जानते हैं कि सहर जमा एक मारूफ टीवी प्रेजेंटर और साथ ही साथ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑथर। इसके अलावा उनकी जो अंदाज़े बयां रही टीवी डिबेट्स के अंदर एक लंबे अरसे से हम लोग देखते रहे लगातार, और आज हौसलों की उड़ान में उनके साथ लगातार मुखातिब हैं। तो प्रश्न ये कि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं और ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कठिनाइयाँ हैं, बिल्कुल, और कठिनाइयाँ हैं तो हौसला है, और हौसला इस बात का है कि जीत हमारी होगी। बिल्कुल। कहाँ देखती हैं सहर जमा अपने आप को? भाई, शुरुआत ख्वाबों से हुई और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आई थिंक कहीं भी पहुँचने के लिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना रास्ता समझ पाएंगे कि किस तरीके से सफ़र किया जाए। और जैसे आपने कहा, हौसलों की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी आप चाहे आप एक छोटा सपना देखें या बड़ा सपना, छोटे सपने बन बन के एक बड़ा सपना बनता है। और माशरे में रहने के साथ साथ कभी कभी माशरे को साथ लेके चलना, कभी नहीं साथ लेके भी चलना पड़ता है। उसमें हौसले की ज़रूरत होती है, मगर मंजिल को पाना ज़रूरी हो जाता है। तो यही सफ़र रहा है। दो तरीके होते हैं सहर जी की। एक तो ये कि आपने कोई ख्वाब देखा और उसके पीछे आप चलना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक है ज़िद वाली बात कि
अश्क आंखों में आए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं, कभी मंजिल को पाने की खातिर आशियां खुद ही जलाए जाते हैं। बिल्कुल, आप जब एक रास्ता लेके चलते हैं तो कई लोग हैं जो आपको समझ पाते हैं, वो साथ में चल पड़ते हैं फिर, और उसके साथ साथ ताकत भी मिलती है। यू नो, आई मीन अभी तो हम लोग एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात कर रहे हैं, मगर जब स्पेसिफिक्स में आ जाए जी, कि जी। अगर मुझे जर्नलिज्म करना है, पत्रकारिता करना है, या बाकी जो मैंने काम किए हैं वो ऐसे नहीं थे कि उसके रास्ते बने हुए थे, रास्ते बनाने पड़ते हैं, और जब एक नई सड़क बनती है तो लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। हालांकि सड़क का आपने जिक्र कर दिया, ये बात मैं पूछूंगा ज़रूर, क्योंकि जिक्र कर ही दिया है सहर जी ने, तो मैं बता दूं कि सड़क पर एक मटेरियल यूज़ होता है और उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन होती है, शायद ये अच्छे से उसको बयां कर पाएंगी, और उस चीज़ को उन्होंने चमक पट्टी हाँ, पट्टी, चमक yeah. पट्टी, तो वहाँ पर भी अपनी क्रिएटिविटी इस कदर दिखाई कि चलिए आप जिक्र कर ही रहे हैं चमक पट्टी का, यहीं पर आप। अच्छा, तो इंटरेस्टिंगली हम लोग चमक पट्टी से शुरुआत कर रहे हैं, तो जो देखिए, जो भी मैंने बात सड़क की हो गई थी, तो सड़क से चमक पट्टी आ गई। दैट्स ट्रू। जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, उसकी नींव मेरे पत्रकारिता में है, क्योंकि 25 साल का पत्रकारिता का सफ़र है, और जो बाकी सारा जो काम जुड़ा है, चाहे वो कला में हो, कल्चर में हो, ऑरेंज इकोनॉमी में हो, वो सब मेरे पत्रकारिता से ही निकल के आया। तो एक चमक पट्टी भी एक ऐसी चीज़ है, एक मेरा आर्ट प्रोडक्ट है कला का, वो भी पत्रकारिता से इस तरीके से निकल के आया कि मैं देखती कि हमारे जो रोड साइनेज में जो मटेरियल यूज़ होता है, जो स्टिकर यूज़ होता है ग्लो इन द डार्क, जो ट्रक्स में, और जो आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन द लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, उससे ये निकल के आया कि तो मैं अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़े के प्रोडक्ट्स लेती हूँ, और वो सड़क का जो मटेरियल है, जिसको लिटरली रिफ्लेक्टिव स्टिकर, चमक पट्टी कहते हैं, वो मैं हैंड कट करके डिज़ाइन पैटर्न्स में अलग अलग, चाहे वो फैशन एक्सेसरीज़ हो, चाहे वो कप्स हो, टेबल फर्नीचर हो, या बड़े बड़े वॉल इंस्टॉलेशंस हो, मैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ, और सोशल कॉन्शियसनेस के कई सब्जेक्ट्स उसमें उठाती हूँ। कहते हैं ना, क्रिएटिव अगर शख्स हो तो फिर वो हर जगह हर चीज़ में अपनी वो क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश करता है, तो सफ़र इनका किसी सड़क पर हो रहा होगा, कुछ इनको ज़रूर समझ में आया होगा, फिर हम घूम कर उस पर वापस आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा काम है सहर जमा जी का। एक बुनियाद उन्होंने रखी, और बुनियाद ही क्यों रखी, वो सब चीज़ें बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन एक रास्ता दिखाया, और उसको कहते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी। और रोशनी डालेंगी सहर जी इस पर कि क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी, क्या है ऑरेंज इकोनॉमी, कैसे बुनियाद आपने रखी और किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचा रही है आर्टिस्ट को, क्रिएटिव पीपल को, क्या है इसका एक लब बोलो आप। तो क्रिएटिव जो आजकल के दौर में जो ये एक नया टर्म, नया लफ्ज़ आया है, ऑरेंज इकोनॉमी इसको कहते हैं। अभी इसी साल इनफैक्ट भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है ऑरेंज इकोनॉमी में, क्योंकि अभी 2025 में इनफैक्ट जब हमारा पहला देश का वेव्स समिट हुआ था, तो उस समिट में ख़ास ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई। तो जब मैं गई वहाँ वेव समिट में, मुझे वहाँ बुलाया गया, और मैं अपने काम और किताब के बारे में भी बात कर रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने वो एग्जीबिशन और समिट देखा, और कॉन्फ्रेंसेस और टॉक्स अटेंड की, और बात भी की उसमें, तो मुझे पता चला कि मेरे जीवन का जो 25 साल का काम है, चाहे वो मीडिया में हो, पत्रकारिता में हो, लिटरेचर में या राइटिंग में हो, या आर्ट्स एंड कल्चर में हो, या प्रमोशन ऑफ कल्चर में हो, वो सब इत्तेफाकन पूरा ऑरेंज इकोनॉमी में ही जुड़ा हुआ है। Correct. क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी मतलब मीडिया इंडस्ट्री, उसका मतलब फिल्म्स इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑरेंज इकोनॉमी के तहत अब इवेंट्स और गेमिंग इंडस्ट्री भी शामिल हो गई है, और क्रिएटिव इंडस्ट्री तो है ही, सपोर्टिंग द आर्ट्स, सपोर्टिंग द क्राफ्ट्स, सपोर्टिंग द टेक्सटाइल्स, जो भी क्रिएटिव से जुड़ा हुआ है उसको आजकल ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। तो मेरी जो शुरुआत कही जाए, मैं कहती तो हूँ जर्नलिज्म में है, हार्डकोर पॉलिटिकल न्यूज़ में है, न्यूज़ एडिटिंग में है, न्यूज़ चैनल्स में है, और बाद में मेरा सफ़र आर्ट्स और कल्चर में भी गया। मैंने हमेशा ये कोशिश की जो आर्ट्स और कल्चर की स्टोरीज़ हैं वो किसी वीकेंड इशू में ना हो, या
किसी एंटरटेनमेंट शो में ना हो, प्राइम टाइम में हो या फ्रंट पेज न्यूज़पेपर में हो। हमेशा मेरी कोशिश यही रही कि उनको अलग से ना देखा जाए, उनको मेन न्यूज़ में भी जोड़ के देखा जाए। तो मुझे लगा कि मैं ऑरेंज इकोनॉमी की ही एडवोकेट और प्रोमोटर रही हूँ थ्रू माय वर्क। सो एंड दिस टर्म हैज़ बीन गिवन टू अस एंड एनीवेयर यू जॉइन इकोनॉमी, आप इकोनॉमी लफ्ज़ किसी पे किसी चीज़ से जोड़ दीजिए तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और फिर लोग उसको और सीरियसली देखने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि कौन सी जाँ है जहाँ नहीं जलवाए माशूक, शौक दीदार है तो नज़र पैदा कर। तो नज़र इनके पास थी और शौक भी था और उसको आपने रीडिफाइन किया ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में। तो मुझे थोड़ा सा और बताएं कि कहाँ बुनियाद रखी, हाउ डिड यू स्क्रैच orange economy, what exactly it works and gives a strengthen to the artist specifically. वो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाता है। फिर अगर आप बोलें कि ये क्राफ्ट्समैन हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इसमें काम कर रहे हैं, या जर्नलिज्म और मीडिया को एक सॉफ्ट इंडस्ट्री भी माना जाता है कि हम लोग को मेन इकोनॉमी में नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा जितने भी हमारे न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं और सब, वो एक देश का सॉफ्ट पावर माना जाता है। मगर व्हेन इट एंटर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक इकोनॉमी के तहत आता है तो तब उसमें इस तरीके की सीरियसनेस होती है कि भारत सरकार फंड्स भी दे रहा है उसके लिए, दूसरे स्पॉन्सर्स और प्लेयर्स और इंडस्ट्री भी में आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने। जैसे हमारी इवेंट्स इंडस्ट्री है या म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हैं, तो एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा देश के इकोनॉमी में बन जाता है। डेफिनेटली मुझे अनायसी आपसे बात करते करते पता है कि एक सॉफ्ट प्रोग्राम है हौसलों की उड़ान, और हम जो अचीवर्स हैं उनको सलाम पेश करते हैं और यहाँ पर इज्जत भी उनको बख्शी जाती है। और नहीं, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं सॉफ्ट प्रोग्राम है, तो कॉन्वर्सेशंस और चैट्स जैसे हार्डकोर पॉलिटिकल न्यूज़ या नहीं माना जाता सॉफ्ट प्रोग्राम है। मगर आजकल मीडिया का एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि जैसे आप देखिए, हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं, अब वैसे तो दूरदर्शन उर्दू या डीडी उर्दू में बैठे हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल माना जाता है, बट आपने भी एक वक्त के साथ चलते चलते एक पहला पॉडकास्ट दूरदर्शन का शुरू किया, तो आप नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, आपका सोशल मीडिया पे भी पेज है, तो कॉन्वर्सेशंस आजकल कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। अब वो सॉफ्ट नहीं रहे, अब वो बिल्कुल मेन हिस्सा बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड भी है, आपने बोल ही दिया, ये हौसलों की उड़ान का जो शो है पॉडकास्ट के रूप में, ये रिकॉर्ड है दूरदर्शन का, ये पहला पॉडकास्ट शो है जी। तो ये रिकॉर्ड भी है और मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ बैठ के मैं ये बात कहूँ कि दूरदर्शन जैसे वक्त के साथ चल रहा है, तो उनके पॉडकास्ट शो में मैं यहाँ आई हूँ और एक हिस्सा बनी हूँ, और हम लोग नए दौर की बात कर रहे हैं मीडिया बड़ी बेबाकी के साथ आपको देखा गया प्राइवेट मीडिया पर पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करते हुए, सोशल इश्यूज डिस्कस करते हुए और इंटरव्यूज लेते हुए बहुत ही बड़े बड़ी शख्सियतों के। आज खुद एक कहूँ कि इस तरफ बैठी, इस तरफ है, मतलब रोल आर रिवर्स, इस कुर्सी की जगह में इस तरफ आ गई। कैसा महसूस हो रहा है आज? देखिए, सवाल ज़्यादा आराम से पूछे जाते हैं क्योंकि और सीधे सवाल या कड़क सवाल या सॉफ्ट सवाल जैसा भी ज़रूरत हो उस वक्त की, वो ज़्यादा आसानी से पूछे जाते हैं। मगर इस तरफ बैठ के जवाब देना मतलब एकदम से अपने बारे में इतना सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों के बारे में, दूसरों के किस्से, दूसरों की कहानियाँ, दूसरों की पीड़ा बताते हुए इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपना सफ़र भूल जाते हैं। हम बिल्कुल वैसे भी जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में ये है कि आप किसी और की बात रखिए, हम अपनी बात तो कभी नहीं करते। तो धीरे धीरे मुझे ख़्याल आया कि चैनल्स में आर्ट्स और कल्चर की स्पेस जितनी मैंने कोशिश की कि वो प्राइम टाइम में रहे, वो मार्केट और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सेल्स जो भी अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल श्रिंक करते गए, बिल्कुल ख़त्म करते गए आर्ट्स की स्टोरीज़। आर्ट्स और कल्चर मतलब डांस एंड थिएटर, और हिंदुस्तान का जो क्लासिकल डांस है या हमारा जो विजुअल आर्ट्स है पूरा,
और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था बिकॉज़ ये हिंदुस्तान की, भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। जी। हमारा जो आर्ट्स है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, हमारी सॉफ्ट पावर की भी नींव है और हमारी बहुत बड़ी पहचान भी है ये। आप हिंदुस्तान की बात कर ही नहीं सकते हमारे आर्ट्स और कल्चर के बारे में। बिल्कुल। दैट इज़ आवर आइडेंटिटी। बिल्कुल। और ये लोगों को देखने को ना मिले न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ने को ना मिले तो बहुत डिससर्विस है। आप इसको ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फिर अपना एक चैनल शुरू किया, हुनर टीवी। वो एक वेब चैनल है, इंटरनेट और सोशल मीडिया स्पेस में है, और उसका टैगलाइन है, एक तो हुनर आप लफ्ज़ समझते हैं, इट मीन्स हाथ की कला, स्किल, और टीवी इज़ बिकॉज इट्स हुनर टीवी, और उसका टैगलाइन है मेकिंग आर्ट्स एक्सेसिबल। मतलब लोग ये देखें कि एक आर्टिस्ट हैं जैसे एम.एफ. हुसैन साहब हैं या हमारे तैयब मेहता साहब हैं, विजुअल आर्टिस्ट, वो एक पेंटिंग बना रहे हैं तो वो यही हल्का फुल्का काम नहीं कर रहे, बहुत ही गहरी सोच के साथ वो कैनवस पे अपना एक डायलॉग रख रहे हैं। बिल्कुल। अपनी एक कला हल्की फुल्की है ही नहीं, बहुत सोच के साथ बनती है। या हमारे जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं हिंदुस्तान के, जब if our author gets a Booker's Prize या हिंदी लिटरेचर में किसी को साहित्य में एक पुरस्कार मिल रहा है, तो वो एक बहुत ही गहरी सोच के साथ लिखी गई ये किताब, और एक बात बताना चाह रहा है लेखक लोगों को, एंड इट्स अ डायलॉग प्रोसेस। कला का हर एक चीज़ एक सोसाइटी के साथ एक डायलॉग है, और वो डायलॉग लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को ये भी समझ होनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स कैसे। आप तो एक फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। एक फाइनल पेंटिंग, एक फाइनल किताब, एक फाइनल टेक्सटाइल का काम, या एक फाइनल कथक डांस। आपने कल ये ऑफ द माइक मुझसे बात की थी, तो ये जिक्र किया था आपने जी। कि कोई एक कथक कोई डांस परफॉर्मेंस हो रही है, तो हम तो सिर्फ आधे घंटे की 1 घंटे की परफॉर्मेंस देखते बिल्कुल। हैं, लेकिन सिर्फ मेकअप उस कथक आर्टिस्ट का तकरीबन 3-3.5 घंटे के अंदर बिल्कुल, वो पीछे की तैयारी, ग्रीन रूम का समा और माहौल, और उससे पहले जो महीनों तक जो काम चल रहा है जी 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 जी। कि कौन सा राग और ताल और कौन सी कहानी बताई जाए और किस तरीके से बताई जाए, क्या जहन में रख के सामने लाया गया है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस लोगों को समझना है। तो हुनर टीवी में इसी तरीके की कहानियाँ हैं कि आर्टिस्ट का सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं करना, उसके स्टूडियो में भी जाके देखना है वो कैसे चीज़ बना रहा है। कि डांसर है, उसके स्टूडियो में भी जाके देखना है कि उनके परफॉर्मेंस में कैसे एक स्टोरी और डांस जुड़ के आ रही है। अगर एक लेखक किताब लिख रहा है तो उनके राइटिंग डेस्क पे जाके देखना कि क्या क्या रिसर्च है, क्या उनका थॉट है, और ट्रिगर क्या था, क्यों उनको लगा कि ये किताब लिखी जाए, क्या थिंकिंग कि सोचने का प्रोसेस क्या है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हुनर टीवी, जो आपको पीछे का दिखाए और पूरा प्रोसेस दिखाए। एक्सक्लूसिवली ये क्राफ्ट और आर्ट को ही समर्पित है। जी, मैं उसका दायरा बढ़ा के ऑरेंज इकोनॉमी ही डालूंगी, क्योंकि उसमें आर्ट्स और कल्चर के तो हैं ही बहुत कहानियाँ और इंटरव्यूज़, मीडिया से भी जुड़े लोगों के हैं, और बस यही है कि लोगों को समझ हो कि अगर ऑरेंज इकोनॉमी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना काम कैसे सामने रखते हैं। बिल्कुल। एम.एफ. हुसैन साहब का जिक्र किया सहर जी ने, और एम.एफ. हुसैन सभी वाकिफ़ हैं इस नाम से, किस कदर बड़े आर्टिस्ट रहे और बड़े ही सम्मानीय हिंदुस्तान के आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। लेकिन कुछ एक रोमांटिसाइज होती है उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ, जब माधुरी दीक्षित का इंक्लूजन होता है उनकी आर्ट और क्राफ्ट के अंदर। लेकिन एम.एफ. हुसैन और सहर जमा का क्या एक ताल्लुक़ है, वो भी ज़रा आप बताएं। बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, और उनके तकरीबन ज़िंदगी के आखिर 10-15 साल में मैं उनसे बहुत करीब हो गई और दोस्त बन गई। मिली तो थी मैं ऑफ कोर्स एक पत्रकार के ही तौर पे, उन पे कहानियाँ करने, उन पे डॉक्यूमेंट्री करने, मगर उनके आखिर ज़िंदगी तक वो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, एंड ही वाज़ वेरी क्लोज टू मी। हम लोग काफ़ी बातें करते थे, और उनका आखिर का टाइम ऐसा भी था कि थोड़ा दर्द भरी कहानी बन गई, क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट हुए थे उनके नाम, कुछ पेंटिंग्स के ख़िलाफ़ और सब, और कुछ थ्रेट्स भी मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा चलिए मेरे लॉयर तो यहाँ पे केसेस संभाल लेंगे, मगर मैं अभी इत्मीनान से काम नहीं कर पा रहा, तो मैं देश के बाहर जाऊँ। तो आखिर के उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिर के 4-5 साल देश के बाहर गुजारे। तो उस वक्त मैं गई थी
दुबई जहाँ वो रह रहे थे, एक कहा जाता है सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, उन्होंने अपने आप को ही एग्जाइल जी कर जी लिया, जी बाहर कर लिया देश से। और वो उनका लास्ट रिकॉर्डेड इंटरव्यू था उनके गुजरने से पहले। वो मैंने CNN IBN के लिए किया था, जो CNN का इंडिया चैनल है। राइट और वो बहुत मशहूर हुआ क्योंकि वो यही दिखाया कि बिहाइंड द सीन्स हुसैन साहब की ज़िंदगी क्या चल रही है जी जी आजकल, जी किस काम में वो मसरूफ़ हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या उनको लगता है, क्या उनकी पीड़ा है जो देश में चल रहा था उस वक्त, और वो क्यों वापस नहीं आ पा म्यूजियम रहे। स्थापित किया गया है एक दोहा कतर जी, में इनके तो नाम पर। अभी उनको गुजरे तो तकरीबन 11 साल हो गए, 11-12 साल। मगर नवंबर 2025 में मुझे दोहा से बुलावा आया, क्योंकि वहाँ की जो शेखा हैं उन्होंने उन्हीं के नाम पे एक म्यूज़ियम लॉन्च किया। MF हुसैन म्यूज़ियम कहलाता है। और वो आखिर के 1 साल दोहा के सिटीज़न बन गए थे, कतरी सिटीज़न बन गए थे, इंडियन पासपोर्ट उन्होंने दे दिया था। और तो वो एक वादा था शेखा मोत्ज़ा बिन नासिर का कि मैं हुसैन के नाम, MF हुसैन साहब के नाम एक म्यूज़ियम बनाऊंगी। तो उस म्यूज़ियम के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं मशहूर हो गई। उनके जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री की थी, लास्ट रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। तो वो एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही, हिंदुस्तान में जो कला से जुड़े हुए हैं और जो उनके फैंस हैं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान से 1-2 पत्रकारों को बुलाया था और मुझे न्योता मिला उसका। बहुत ही एक ज़बरदस्त स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि इतना बड़ा म्यूज़ियम हमारे एक हिंदुस्तानी आर्टिस्ट पे कहीं नहीं बना है, देश में भी नहीं है। देश में भी मॉडर्न मास्टर्स हैं या कंटेम्प्रेरी, मगर वो एक ग्रुप की तरह, Correct. एक सिंगल इंसान के लिए, Correct. आर्टिस्ट के लिए एक म्यूज़ियम नहीं बनाया। तो वो उन्हीं के नाम है। और म्यूज़ियम उन्होंने डिज़ाइन भी किया जब वो ज़िंदा थे, और उसी डिज़ाइन के बेसिस पे आर्किटेक्ट ने पूरी इमारत खड़ी की। क्या और ऐसा भी रहा होगा कि जब जिंदा थे तो शायद ये एडवोकेसी कर कर गए कि इसका उद्घाटन हो तो शहर के हाथों हो? मुझे लगता है शायद मेरा नाम उनके लिस्ट में था, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया मेरे तरीक़े की जो पत्रकारिता थी। और उस म्यूज़ियम से जुड़े, और उस म्यूज़ियम में उनका जो एक आखिरी काम बना, वो भी पोस्टमसली उनके गुजरने के बाद दोहा ने वो काम ख़त्म किया। उसका कई जिक्र मेरे इंटरव्यू में था, क्योंकि वो एक लास्ट इंस्टॉलेशन बना रहे थे विद ग्लास हॉर्सेस। हुसैन के घोड़े तो बहुत मशहूर हैं, जी, जी, जी। मगर उस म्यूज़ियम में वो ट्रायल एंड एरर से मुरानो ग्लास में वो घोड़े बना रहे थे, स्कल्पचर। उसका जिक्र मेरे इंटरव्यू में था। और तो कई उनकी आखिर की जो चीज़ें थी, कई चीज़ों का वो जिक्र मेरे इंटरव्यू में था। और शायद उन्होंने मेरा नाम दिया होगा। जी, मैं जी, तो जी। इसको खुशनसीबी समझती हूँ, क्योंकि बहुत ही एक गर्व की बात थी उस वक्त। बिल्कुल गर्व की बात है, क्योंकि किसी आम MF हुसैन प्रेमी से पूछें तो वो शायद ये कहेंगे कि माधुरी दीक्षित को पॉसिबली इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन आपको वहाँ पर इनवाइट किया गया इसके लिए। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस जी, के शुक्रिया, लिए भी, बहुत शुक्रिया। कुछ। और आगे बढ़ते हुए आपकी फहरिस्त में जर्नलिज्म का आपने जिक्र किया, जी। हार्डकोर न्यूज़ का जिक्र किया, और हमने भी खूब देखा आपको टीवी पर डिबेट्स करते हुए बहुत अग्रेसिवली। जी। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी कभी आपको सामना करना पड़ा इन द न्यूज़ रूम और वाइल कवरिंग द स्टोरीज और इन जर्नलिज्म करियर बीइंग अ फीमेल? आई वुड नॉट से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि खुशनसीबी से मैंने बहुत अच्छी जगहों पे काम किया है, बहुत अच्छे ब्रांड्स और चैनल्स के साथ काम किया है। बट उनको फ़िक्र होती थी कि अगर एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट कहीं जा रही हैं कवर करने, तो अच्छे से गाड़ी और सिक्योरिटी और कैमरा पर्सन और सबको भेजा जाए। सो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे विमेन एम्प्लॉयज़ और विमेन जर्नलिस्ट की सेफ्टी बरकरार रहे। जैसे हमारे मिसाल के तौर पे हमारे जो ब्रेकफास्ट शोज़ होते हैं, तो कहने के लिए ऑन एयर तो यही बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरी जो मैं बार बार बोलती जाती हूँ, ऑन एयर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो श्रोता दर्शक देखते हैं, वो है कि 6 बजे, सुबह 6 बजे से या सुबह 7 बजे से ब्रेकफास्ट बुलेटिन शुरू हो जाते हैं। मगर उसका काम सुबह 4 बजे से शुरू होता है, और हम उठते थे रात के 3 बजे।
तो मेरे पेरेंट्स कभी और वालिद वालदा ही कहती थी कैसी जगह है कि बीच में रात को उठ के तुम्हें जाना पड़ रहा है। यूज्ड टू कॉल इट द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, यू नो, कि 3 बजे 4 बजे रात को उठ के जा रहे हैं और 4 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं क्योंकि 6 बजे की तैयारी करनी है, 7 बजे के शो की तैयारी करनी है, तो उसकी शुरुआत 2-3 घंटे पहले हो जाती थी। तो उसके लिए जैसे आप ऑफिस गाड़ी भेजती थी पिकअप के लिए और ड्राइवर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेजती थी। तो मैं ये बहुत बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में हालात ऐसे हैं कि वो विमेन जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को बहुत टॉप प्रायोरिटी देते हैं और वो एक जिम्मेदारी समझते थे कि अगर फीमेल जर्नलिस्ट ऐसे घंटों में काम कर रही है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी भेजी जाए और उसका सब इंतज़ाम किया जाए, जो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ, चीज़ें जितना इजी अवेलेबल हुई, उतनी ही एक देखा जाता है कि पढ़ने की भी जो कोशिशें थी वो कम हुई, गौर व फिक्र करने की कोशिशें थी वो कम हुई, और वो रिफ्लेक्ट करता है बिल्कुल बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन जर्नलिस्ट, ऑन स्क्रीन, न्यूज़पेपर, सब और जगह। वो हमारे इंडस्ट्री में भी, जैसे मैं आपको बताऊं अभी ब्रिक्स नेशंस का मीडिया फोरम जो हुआ था कुछ साल पहले, जब बीजिंग वाज ऑन द चेयर एंड हैंडलिंग इट, तो उन्होंने हिंदुस्तान से 2 पत्रकार बुलाए, उनमें से एक मैं थी, और बाकी देशों से जो ब्रिक्स नेशन मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन सब से 2-2 पत्रकार आए थे और हम लोगों ने सब बैठ के, तो आप ये समझिए कि हम पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट थे और हम सब ने सब बैठ के इसी पे डायलॉग किया कि जो सबसे बड़ा जो एक न्यूज़ मीडिया का सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो यही है कि वो एआई इस्तेमाल उसका होगा और उससे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, तो कैसे फेक न्यूज़ को पकड़ा जाए, कैसे लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स ऑफ न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, उनको कैसे आगाह किया जाए। क्योंकि देखिए हमें तो कुछ पता है कि फैक्ट चेक कैसे किया जाए, या एक स्क्रिप्ट एआई ने लिखी है, इंसान ने लिखी, उसको कैसे पकड़ा जाए, हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम समझते हैं, मगर आम जनता को कैसे बताया जाए। तो यही डिस्कशन था कि क्या कुछ टूल्स बनाए जाएं या कुछ एप्स बनाए जाएं जिसमें फ़ेक न्यूज़ कैच हो जाए, या लोगों को ये आदत बनाई जाए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और वक्त निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ में तो लोगों की जान भी जा चुकी है, तो ये मामूली चीज़ नहीं रही। अगर फ़ेक न्यूज़ लोगों की जान ले रहा है या फेक न्यूज़ न्यूज़ में तो वहशत फैला रहा है, ऐसी वहशत फैला रहा है कि किसी की जान चली जाए या किसी ऊपर आँच आ जाए गलत, तो ये छोटी बात नहीं रही। तो बहुत चौथा स्तंभ नहीं कहा गया ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली। एक और आपने कुछ हिंदुस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर भी कुछ दौरे किए, और रोल डिफाइन वाज अ टॉपिक टू डिस्कस कि सब कॉन्टिनेंट का क्या रोल हो मीडिया को लेकर, तो उस पर आपकी क्या एक रोशनी डालना चाहेंगी? कुछ न्योते आते रहते हैं दूसरे देशों से, क्योंकि जो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो नेबरिंग मुल्क हैं, हमारे साथ के मुल्क या एशिया में जो हैं, उसमें सबसे बड़ा मीडिया इंडस्ट्री तो हिंदुस्तान में ही है, तो वो लोग हम लोगों को एज लीडर ऑफ मीडिया देखते हैं, लीडर ऑफ न्यूज़ इंडस्ट्री। तो ऐसे न्योते आते रहते हैं कई देशों से, तो उसमें यही डिस्कशन होता है, अपना कुछ काम दिखाते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की और मीडिया में आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है। मीडिया जनता को एक सहारा देता है, एडिंग स्ट्रेंथ, कि जैसे अगर कोई भी इशू हो, अगर किसी चीज़ में अगर कैसे समझाएं, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कोई समझने की, कोई अच्छी भी खबर फैलाने की ज़रूरत है, जैसे अगर सरकार का आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके पॉजिटिव्स कैसे लोगों को समझाया जाए, बताए, इंफॉर्मेशन भी देता है, बिल्कुल जी, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बिकॉज़ बाकी के मुल्क अभी सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या कंपैरिजन में कम कर रहे हैं जितना हिंदुस्तान कर रहा है। तो उसकी भी कभी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कैसे आप अगर टीवी के लिए एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो सोशल मीडिया में अगर बनाई जाए, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए, तो थोड़ी बदल जाती है। हर एक जो शख्सियतें होती हैं तो उनको अगर एक केक मान लिया जाए और केक पर एक चेरी ऑन द केक भी होता है, ठीक है,
मुझे लगता है जो आपकी पूरी जर्नी है उसको जी। भी अगर मैं केक की तरह पर मान लूँ तो उस पर एक चेरी अभी बाकी है, उस पर हम अच्छा। डिस्कशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे अच्छा। पहले कहते हैं ना कि वो शख्स जो रोशनी की राह पर निकला था, वो शख्स जो रोशनी की राह पर निकला था, देखो खुद भी रोशन हो गया है। आह, क्या बात है। तो आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं आई एम वेरी क्यूरियस, ये क्या चेरी है जो आप बात करेंगे ये इसकी? मैं बात ज़रूर करूँगा। और उससे पहले कि आपने ज़िक्र किया कि ट्रेनिंग्स भी आप देती हैं जी। यंग जनरेशन को, जी, तो किस बिल्कुल। तरह की ट्रेनिंग्स हैं? क्या आपने कि फैसला कर लिया है कि एकेडमिशियन बनने का एक, या फिर ये मसला पैरेलल ही चल रहा है? ये पैरेलल ही चल रहा है, क्योंकि आई थिंक आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते जब तक आप जुड़े ना हो नौकरी के साथ या प्रोफेशन के साथ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि उसकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अगर मैं बोल दूं मैं अभी रोक दूं या सिर्फ ट्रेनिंग दूं, तो उस दौरान टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो मैं अपडेट अपने आप को अपडेट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या पढ़ाऊंगी। तो ये पैरेलल ही चल रहा है। और बहुत आजकल के नौजवान को क्यूरियोसिटी है कि कैमरा कैसे इस्तेमाल किया जाए। वैसे दे लॉट स्मार्टर देन अस। मतलब 25 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई की, हम लोग आईने के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करते थे, अपनी शक्ल देखते थे, यू नो कि शक्ल कैसी लग रही है न्यूज़ करते वक्त, सीरियस कैसे लगते हैं। और डिक्टाफोन में ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करते थे अपनी आवाज़ कि देखी जाए कि माइक्रोफोन में अपनी आवाज़ कैसे आ रही है। क्योंकि आप जैसे आम जिंदगी में बात करते हैं, एकदम से माइक्रोफोन जब आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टू रीड समथिंग, इमीडिएटली माय वॉइस चेंजेस। इफ आई हैव टू से न्यूज़, तो एकदम से एक सीरियस आ जाता है, आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है, सीरियस हो जाती है। तो वो सब प्रैक्टिस हमने आईने के सामने और ऑडियो कैसेट के सामने की। आजकल तो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल खड़ा कर दीजिए और वीडियो बनाएं। तो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देम ऑन कैसे कैमरा फेस किया जाए, कैसे अपने आप को रिकॉर्ड किया जाए, तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आज के बच्चे, सब पता है उनको। बट जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स रहते हैं कि फ्रेम कैसे बनाओ, शक्ल को टॉप एंगल ना लो, फ्रंट आई लेवल लो, लाइट कैसे लगाओ, रिंग लाइट कैसे इस्तेमाल करो, ये सब बेसिक्स हैं जो सबको ज़रूरत होती है। नज़र पड़ती है तलत महमूद साहब पर। अब आप कहेंगे तलत महमूद साहब और सहर जमा का क्या नाता तो बहुत गहरा है, क्योंकि ख़ुद उनकी नातिन है सहर जमा, और ये बात इन्होंने छिपा कर रखी बड़े अरसे तक, अपने दोस्तों से भी, अपने कलीग से भी, और तकरीबन 2018 के आसपास आते आते ये बात उजागर हुई कि तलत महमूद साहब आपके नाना जी थे। और जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि एक इनक्रेडिबल टीवी प्रेजेंटर हैं और आउटस्टैंडिंग ऑथर, बायोग्राफी लिखी है सहर जी ने तलत महमूद साहब पर, तो यहाँ से जिक्र करते हैं उस बात का, चेरी ऑन द केक। तलत महमूद साहब और आप जी नातिन हैं, डायरेक्टली नातिन हैं, या किस तरह का रिश्ता तलत महमूद का? मेरे नानी के सगे भाई, तो मेरे वालदा के मामू, सगे मामू, तो मेरे मामू नाना हुए उस तरीके से। और क्योंकि वो बम्बई में रहते थे, तो बचपन में हमने कोई बहुत ही भारी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि उनको नाना जान, नाना जनिया या कुछ बोला जाए। तो मेरे भाई ने बोला देखो आसान तरीका ये है कि बम्बई में रहते हैं तो ये बम्बई नाना है, तो हम उनको बचपन से बम्बई नाना बुलाते थे। तो वो पूरी दुनिया के लिए तलत महमूद और हमारे लिए बम्बई नाना। जी बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत ही खूबसूरत दिल। जिस तरीके की उनकी आवाज़ थी वैसी उनका दिल था, नरम और ख़ूबसूरत। और बहुत अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं उनके बम्बई के घर जाके गर्मी की छुट्टियां गुजारना। और वो हमें घुमाने ले जाते थे, बम्बई दिखाने, कुछ अपने दोस्तों से मिलाने, अपने फ़िल्मी दोस्तों से मिलाने। मगर एक बहुत ही पर्सनल रिश्ता रहा। ऐसा नहीं है कि हम एक इतने बड़े आइकॉनिक लेजेंड से मिल रहे हैं, और सब घर का रिश्ता था, बहुत ही पर्सनल था, बहुत स्वीट था। और मैंने अपने करियर के सफ़र में तो कभी उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज मैं ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ में मसरूफ़ थी। कल्चर के बाद जब करते भी थे तो हमारे जो बॉलीवुड और फिल्म जर्नलिस्ट थे वो अलग थे, उनको भी कभी नहीं पता था। तो तकरीबन 15-16 साल प्रोफेशन में रह के बहुत 2018-19 में मैंने उनका जिक्र करना शुरू किया, क्योंकि मेरे दिल में एक बात आई कि
ये हमारे ख़ानदान में हैं और इतने बड़े हैं और पद्म भूषण हैं माशाल्लाह। तो इनके नाम मैं एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट करना चाहती हूँ जो उनके ही ज़िक्र और उनके ही याद में हो, जी। उन्हीं के फ़िल्में और उन्हीं के गाने का एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट हो। और ये हुआ ऐसा कि मेरा बेटा उसी वक्त कुछ 1-1.5 साल का था, बच्चा था छोटा सा। और मैं उसको अपने वालदा के घर छोड़ के अपने न्यूज़ के लिए जा रही थी। मैंने भी वापस न्यूज़ उसी वक्त ज्वाइन की था शुरू। और तो आप जब एक न्यू मदर होते हैं तो आपका कभी दिल नहीं करता कि आप बच्चे को छोड़ के जाएं, बट व्हेन यू गो बैक टू वर्क आपको वापस जाना पड़ता है काम पे। और उस दिन उसको बुखार था और मेरा जी नहीं कर रहा था छोड़ने का, मगर वो बुलेटिन्स बुक हो चुके थे, स्टूडियो का काम था, तो मैं उसको छोड़ के जा रही थी और अपने गाड़ी में बैठी ऑफिस की तरफ रेडियो ऑन किया तो रेडियो में बम्बई नाना गा रहे थे, या तो शाम गम की कसम गा रहे थे या तस्वीर बनाता हूँ। आवाज़ तो आपकी भी अच्छी है। कुछ ठीक गुनगुना ठाक। सकते हैं आप बम्बई नाना का कोई नगमा? जी करेंगे कुछ ज़रूर। तो उनका गाना आया रेडियो में। जी, जी। और उनके आवाज़ के बारे में जो कहा जाता है कि वो हमेशा आपको शांत बना देता है और आपके दिल के लिए एक बाम की तरह है, तो वही मुझे लगा। मैं अपने आंसू पूछ रही थी और उनका गाना सुन के अपने आंसू पूछ रही थी क्योंकि वो मुझको शांत कर रहे थे। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी शख्सियत हमारे ख़ानदान में, इनके लिए मैं एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट शुरू करना चाहती हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर मैंने मीडिया में उसके बारे में बात किया, स्पॉन्सर्स ढूंढने शुरू किए, तब लोगों को पता चला। और फिर मेरे सारे दोस्तों ने और हमारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स ने सब कॉल करके बड़ी शिकायत की कि हम तुमको इतने साल से जानते हैं, तुमने बताया नहीं कभी। तो 2022 में जो आपने जो किताब का जिक्र किया, जी, जी। वो ऐसा शुरू हुआ कि मुझे ख्याल आया कि आने वाले 2 साल में 2024 में उनकी जन्म शताब्दी है, बिल्कुल। तो उनकी पूरी जीवन कथा मेरा लिखने का जी था। और उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी कि मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मैंने नातिन के तौर पे तो लिखी किताब, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल फैमिली स्टोरी, बट साथ साथ मैंने एक पत्रकार की तरह भी ये किताब लिखी, क्योंकि जब आप एक इतने बड़े शख्सियत की कहानी जोड़ रहे हैं जिसका जीवन 1924 में शुरू हुआ, जिनका ख़ानदान फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा है, इंडिपेंडेंस से जुड़ा है, जो पार्टीशन से कुछ गुजरा हो, और फिर इस्टेब्लिश करना गोल्डन एरा म्यूज़िक और गज़ल गायकी की नींव रखना एक नए हिंदुस्तान के लिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ती है, उसमें फैक्ट चेक भी करनी पड़ती है। मैं तो कहती हूँ मैंने आधी ज़्यादा किताब फैक्ट चेक में लगा दी, क्योंकि मेरे जो ख़ानदान में उनकी जो कहानियाँ था मुझे वो भी फैक्ट चेक करना पड़ा कि ये शायद 1955 की कहानी नहीं है, ये 1956 की कहानी होगी। अम्मा आप फिर से देख लीजिए प्लीज़, ये फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। तो 2 साल का वो कोशिश थी कि मैंने किताब तैयार की और वो इतनी मशहूर हुई, पूरे देश भर में उसका दौरा किया, मुख्तलिफ इंटरव्यू, फेस्टिवल, बुक टॉक्स में, और बहुत लोगों ने सराहा और उसको प्यार दिया। तो मुझे ये खुशी है कि उनकी जन्म शताब्दी बहुत अच्छी तरह मनाई गई। उसी किताब को लेकर फिर लोगों ने एक थिएटर शो किया, एक डांस शो किया, म्यूज़िक शो किया। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि किताब लिखी जाए, उससे कहीं आगे उसका सफ़र चला गया। सेल्फ पब्लिश भी किया आपने किताब। जी जी बिल्कुल। और एक पहलू ये भी है कि जब आप पब्लिकेशंस के साथ टाई अप करते हैं तो जी। उसकी एक लिमिट होती है, हाँ। 60,000 वर्ड्स, और आई गेस आपकी किताब जो है वो तकरीबन 90,000, 90,000 बिल्कुल शब्दों सही तक जाती फरमाया है। आपने जी। क्योंकि जो पब्लिशर्स होते हैं उनके लकीरें बहुत होती हैं और मैं डिब्बे में बंद हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने तरीके से लिखती हूँ और इतने न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स और आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ, एक अलग स्टाइल है। और मैं तस्वीरें डालना चाहती थी किताब में बहुत। मेरी किताब में हर तीसरे पेज में तस्वीर है। अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशर को दें तो वो सिर्फ बीच में तस्वीरें डालते हैं, ग्लॉसी पेजेस में, किताब भर में नहीं डालते। और मेरे किताब में जैसे जैसे उनका सफ़र है, बचपन की तस्वीरें, जवानी की तस्वीरें, बुज़ुर्ग की तस्वीरें, हर 3 पेज में कोई ना कोई तस्वीर आ रही है। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं, फैमिली एल्बम्स की हैं कई, जो कभी किसी ने देखी ना हो। और मैं ये भी चाहती थी कि 2024 तक ही रिलीज़ हो, उससे तारीख ना बदले। जी, जी। तो इस सब की वजह से मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं इसको सेल्फ पब्लिश ही करती हूँ। बहुत और मुबारकबाद। मैंने बहुत रेफरेंसेस पढ़े उस किताब के बारे में, जी, शुक्रिया। और पता लगा कि एक तरीके से वही मैंने कहा कि चेरी ऑन द केक, इतने ज़बरदस्त करियर पर एक किताब आ गई है और वो आपको इतना मारूफ कर रही है कि मारूफ पत्रकार तो आप रही हैं, लेकिन इससे जो आपको ये तो रोशनी बहुत ही मिली, ज़्यादा इमोशनल एक जर्नी Absolutely. थी जी। और जी।
तलत साहब पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जी। कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब यूसुफ साहब के साथ उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। बिल्कुल, और एक यूसुफ साहब का व्यक्तित्व, शख्सियत, और जी। दूसरा तलत साहब की शख्सियत। सही कहते हैं कि ऑफ द स्क्रीन दे वर वेरी जॉली और बड़े ही कहते हैं ना कि जिंदा दिल इंसान और हंसी मजाक करने बिल्कुल, वाले। हाँ। तो ये सही बात है क्या? बिल्कुल, मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है उनकी और दिलीप कुमार साहब और तलत नाना की दोस्ती। वो एक तो उनका प्रोफेशनल पार्टनरशिप है और एक पर्सनल पार्टनरशिप भी है, बहुत गहरी दोस्ती थी। जैसे आपने कहा, कई लोग सुनते थे उनकी आवाज़ उनके एक्टिंग करियर से इतनी जुड़ गई कि ऐसा लगता था दिलीप कुमार साहब खुद गा रहे जी, हैं। जी। स्पेशली जो उनका ट्रेजेडी किंग का जो फेज़ है, जो देवदास का फेज़ है, फुटपाथ है, शामे गम की कसम आज गमगी है हम। आप अगर ये गाना सुनिए थोड़ा सा तो थोड़ा ऊंचा चला जाता है फिर तो मैं गज़ल गाऊंगी आपके लिए जाते जाते, वो ज़रूर मेरे लिए, गाऊंगी मैं। नाजरीन के लिए। जी जी बिल्कुल, सबके लिए। तो आप उनकी एक्टिंग देखिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखिए, वो उसी सॉफ्टनेस और धीमीपन से निकलती थी जैसे उनकी आवाज़, मखमली आवाज़ निकलती थी। मगर वो दोनों मिजाज से भी बहुत जुड़ते थे। जैसे लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, शायरी का बहुत शौक़। अगर आप तलत नाना के गाने सुने, वो हमेशा कहते थे मेरे लिए लफ्ज़ अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, अगर मुझे लफ्ज़, कोई बेहुदा लफ्ज़ मिले तो मैं वो गाना छोड़ देता हूँ। तो उनके लिए शायरी बहुत खालिस नहीं मगर सोफिस्टिकेटेड या सफाई की और डिसेंट, वो होना बहुत ज़रूरी है गानों में। तो दोनों उर्दू लिटरेचर के बहुत शौकीन थे। दोनों के मिजाज बहुत एक जैसे थे। यहीं पे तो एक बात मेरे जहन में और आ रही है जी। कि यूसुफ साहब, नाम तो खैर यूसुफ साहब था, हाँ। और मशहूर हुए दिलीप कुमार दिलीप के नाम कुमार, से। जी। और ऐसे कुछ और किस्से हमें देखने को मिलते हैं, लाइक राजीव भाटिया अक्षय कुमार के नाम से मशहूर हुए। कुछ और लोग हैं जिनके असल नाम कुछ और हैं Yeah. और किसी और नाम से वो मशहूर हुए। ये तपन कुमार की क्या कहानी है? यही कहानी है जो नाम बदला गया। अच्छा। तो देखिए, आज़ादी से पहले हमारी जो एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में हुआ करती थी। तो तलत नाना जब अपने पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने घर में ये कहा कि मैं अब आगे पढ़ाई करना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ गायक बनना है। तो उनके वालिद साहब ने बोला देखिए, गायक तो, और हम लोग अपने घर में, हमारे घर में मुशायरे और गज़ल गायकी की बैठकें होती थी। तो बहुत तलत नाना ने देखा अपने घर पे मुशायरे हो रहे हैं और गज़ल गायकी हो रही है, बेगम अख्तर जी भी आती थी घर पे परफॉर्म करने। तो उनको लगा कि मैं भी एक गायक ही बनूंगा। तो उनके वालिद साहब जो थे, तलत नाना के वालिद साहब, उन्होंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, हम बहुत ख़ानदानी लोग हैं और हम जो हैं प्रमोट करते हैं दूसरे आर्टिस्ट को, मगर उससे ख़ुद नहीं कमाते और आप ख़ुद कमा नहीं सकते गायक बन के। तो उन्होंने ज़िद कर ली कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो उनके वालिद साहब ने बोला भाई पढ़ाई तो प्लीज़ खुदा के लिए तुम कर लो। तो उनका चलो ठीक है, मैं मौसीकी में ही पढ़ाई करता हूँ। तो उन्होंने जो अपना बैचलर्स किया वो भाटखंडे विश्वविद्यालय से किया, लखनऊ में ही है, और वो मौसीकी का किया। तो जब वो ख़त्म हुआ कॉलेज से, सीधा निकल के वो कलकत्ता गए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री वहाँ पे था। आज़ादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री बम्बई शिफ्ट हो गई। पहले कलकत्ता में थी, तो वहाँ उन्होंने कुछ अपनी गज़लें गाई और बहुत पसंद किया लोगों ने। तो हमारे एक बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार पंकज मलिक साहब, जो न्यू थिएटर्स कलकत्ता से जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला भाई तलत, तुमने बेहद अच्छे गाने गाए, गज़लें तो बहुत ख़ास है तुम्हारी, मगर अब तुम आ ही गई हो कलकत्ता तो बंगाली भी गाओ। ठीक है। और जब भी बंगाली गाना, तलत महमूद बंगाली गानों में बड़ा अटपटा सा शायद लगे, तो तुम अब से बंगाली गानों के लिए तपन कुमार बन जाओ। क्या बात है। तो वो उनकी बंगाली गानों की कहानी है। और उन्होंने सिरे से शुरू किया, बंगाली सीखी, फिर पढ़ा और उसको गाया। क्या बात है। इसे कहते हैं ग्रेट्स एक्चुअली। जी। उनके ऐसे ज़िंदगी में बहुत पहल हैं। अगर आप, जब आपको मौका मिले और आपके व्यूअर्स को मौका मिले पढ़ने का, एक तो वो फर्स्ट ऐसे गज़ल गायक थे जिन्होंने एक नए हिंदुस्तान में गज़ल म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी इस्टेब्लिश की। इंस्पायर्ड भी किया आगे के कुछ ऐसे कुछ ग्रेट्स को, लाइक फॉर एन एग्जांपल। जी, वो खुद तो जगजीत सिंह। हाँ, हमारे जो जगजीत सिंह साहब हैं और मेहदी हसन साहब है, वो नेक्स्ट जनरेशन गज़ल सिंगर्स हैं। और उन्होंने दोनों अपने ज़िंदगी में हमेशा यही कहा कि अगर तलत महमूद साहब ना होते,
वो खुद जगजीत साहब और मेहदी साहब खुद कभी गज़ल गायक ना बनते। वो इस तरीके का उनका ओहदा था। और उन्होंने पहले ग्लोबल कॉन्सर्ट शुरू किए। आप बताइए 1956 में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू स्टार्ट वर्ल्ड टूर्स। And he also fought for the royalty of the ही playback ऑल्सो फॉट, singers. यस, रॉयल्टी राइट्स का उनका बहुत बड़ा मुहिम था, बहुत बड़ा 3 महीने का प्रोटेस्ट हुआ था। और ऐसे कई पहल उन्होंने किए हैं। न्यूयॉर्क में पहली बार परफॉर्म किया जब अंग्रेज़ी ऑडियंस के साथ बैठे, तो जो वहाँ का होस्ट था जो फ्रैंकलिन, जो बहुत मशहूर होस्ट था उस टाइम का, उन्होंने उनको फ्रैंक सिनाट्रा ऑफ इंडिया बोल के इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे उनके जीवन में बहुत पहल थे, सिर्फ गायकी से ही नहीं जुड़े, मगर वो ऐसे कलाकार थे जो सबको साथ में लेके चलते थे और इंडस्ट्री के भलाई के लिए काम किया उन्होंने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत खूब। तो यही है कहानी तलत महमूद साहब की, और ये है कहानी सहर जमा की। और वक्त की अगर वक्त इजाज़त दे तो बातें तो बहुत हो सकती हैं जी। कि इतना बड़ा एक सिलसिला है तलत महमूद साहब का भी और आपका भी। लेकिन थोड़ी सी एक बात लेकर आऊँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो चेरी ऑन द केक की मैंने बात कही, जी जी कि आप बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि वो लम्हा या वो एक छोटी सी, मान लीजिए आपकी किताब, हाँ। या कोई एक छोटा सा रोल किसी हिस्टोरिकल बायोपिक के अंदर, जी। तो कई बार आपको एक इतनी बड़ी शोहरत दिला देता है, जो आपका 25 साल का करियर एक तरफ और तलत महमूद साहब पर लिखी गई किताब जी। एक तरफ। नहीं, वो तो मैं तो अपना तो वो समझती नहीं, क्योंकि वो उनका जीवन, उनकी गायकी, उनकी मौसीकी, उनकी कहानी जी। जो मैंने इकट्ठा करके लोगों के सामने मैं फिर लाई। और एक वक्त ऐसा आया जब मैं किताब लिख रही थी, क्योंकि इतने साल गुजर चुके थे, कई अटकलियाँ आई थी, और मैं बैठ जाती थी सोच के अब कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, मैं कहाँ ढूंढूं, फैक्ट चेक रिसर्च कहाँ से करूं। तो मेरा जी हमेशा करता था कि उनसे बात करूं। तो मुझे कभी एहसास होता था कि वो साथ बैठे हुए हैं और मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं कि वहाँ देखो, कोशिश करो, वहाँ बात करो। क्योंकि उनके जो पुराने कॉलीग्स जो अब 90 साल के हो चुके हैं, जिनसे मैंने बात की और उनका जिक्र है किताब में, तो मुझे ऐसा लगा वो मुझे रास्ता दिखाते गए। और उनकी एक गज़ल जो मैं कुछ लफ्ज़ गाऊंगी उसका, वो हमेशा मुझे जैसे तड़पा के चली जाती थी, क्योंकि वो गज़ल ऐसी है, फिर वही शाम। तो उसके जो स्टैंज़ा में जो है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, तेरी मंजिल मेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। तो मुझे ख्याल आता था कि बहुत खूब। हमारी मंजिलें ऐसी बिछड़ गई हैं, वो है नहीं मेरे साथ, और मेरा उनका जी इतना करता था उनके साथ बात करने का। तो किताब तो मैंने लिखी है, मेरा नाम उसमें है, मगर कहानी उनकी है और साथ भी उनका है। मुझे हमेशा लगा वो साथ बैठ के मेरे साथ लिख रहे ये थे। भी साथ बहुत ज़बरदस्त रहा आज हौसलों की उड़ान के अंदर आपके साथ, जिसमें बातें हुई बेशुमार, शुरुआत से लेकर और यहाँ तक, तलत महमूद साहब तक। और इसकी जो ख़त्म हो रहा है ये हौसलों की उड़ान का शो, और आपकी इस शानदार आवाज़ पर और तलत महमूद साहब तो की शुक्रिया। शानदार गज़ल पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया हौसलों की बहुत उड़ान में शुक्रिया। मौजूदगी के लिए, वक्त निकालने के लिए, और यहाँ पर आकर इतनी शानदार एक पूरे सफ़र पर रोशनी डालने के लिए बेहद 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 आपका नहीं, शुक्रिया। आपकी वजह से, राशिद और डीडी उर्दू, हौसलों की उड़ान की टीम की वजह से, ये पॉडकास्ट की वजह से मुझे अपने सफ़र के बारे में सोचने और बात करने का भी मौका मिला, क्योंकि हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं कभी इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। नाज़रीन, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में फिर होगी आपके साथ मुलाकात एक और अजीम शख्सियत के साथ। और आपको याद दिला दें कि अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर भी आपके लिए उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपना रखें खास ख्याल, फिर होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।